हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम बीपीएससी 131 के थर्ड ब्लॉक का 10th यूनिट कवर कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम है नागरिक समाज और राज्य। इससे पहले इस यूनिट की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है जिसमें हम नागरिक समाज क्या होता है, नागरिक समाज की प्रकृति, राज्य की अवधारणा और मार्क्सवादी उदारवादी सिद्धांत, इन टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मार्क्सवादी सिद्धांत को लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या होता है, आप सभी को पता है। कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे, एक विचारक थे बहुत बड़े, और वो रशिया के थे। और उन्होंने उनके जो विचार हैं उनको ही हम मार्क्सवाद कहते हैं। उन्होंने अपने विचार पेश किए राज्य के लिए और उन्हीं को हम मार्क्सवादी विचार कहते हैं। तो इस सिद्धांत में बताया जा रहा है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। मार्क्स के विचार राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अन्य सिद्धांतों से अलग है। मतलब मार्क्स मानते हैं कि जो दूसरे सिद्धांत है वो मानते हैं राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और एक अनिवार्य संस्था है, लेकिन जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, वो मानते हैं कि राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, अनिवार्य संस्था भी नहीं है। वो राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की वो कल्पना करते हैं और राज्यविहीन वर्गविहीन समाज को मानते हैं। वो राज्य को एक बुरी संस्था, मतलब बुरी संस्था के तौर पर देखते हैं। वो कहते हैं कि राज्य जो है वो एक नैतिक संस्था नहीं है। इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ना तो किसी नैतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुई, ना ही मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के लिए हुई है। वो मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो मनुष्यों की इच्छा से नहीं हुई है, बल्कि वर्गीय संस्था है। ये वर्ग विभाजन होता है राज्य के अंदर, और जो गरीब लोग हैं, जिनके ऊपर जो दमनकारी लोग हैं, जो लोग जिनके पास शक्ति है, वो लोग दूसरे लोगों का, जो गरीब लोग हैं उनका शोषण कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं। और ये सब राज्य में ही संभव हो पा रहा है। राज्य एक वर्गीय संस्था बन गई, तो इसलिए वो राज्य का विरोध करते हैं। वो जो सर्वहारा वर्ग होता है, पूंजीपति वर्ग का विरोध करते हैं और सर्वहारा वर्ग के हमेशा पक्ष में रहते हैं। सर्वहारा वर्ग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं, जिनके ऊपर शोषण होता है। तो वो सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग वो होते हैं जो जिनके पास शक्ति होती है, जिनके पास शासन की शक्ति होती है। तो कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है उनके पास ही शासन है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास आर्थिक साधन भी है और राजनीतिक साधन भी है। और इसलिए वो जो गरीब लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग है, उनका दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। और दूसरे शब्दों में राज्य धनी व्यक्तियों के हाथ में है। धनी व्यक्तियों के हाथ में ऐसा खिलौना है जिसके माध्यम से निर्धनों का शोषण किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया, जो धनी व्यक्ति हैं वो निर्धन व्यक्तियों का शोषण करते हैं। कार्ल मार्क्स के निकटतम सहयोगी फ्रेडरिक एंजल्स ने भी लिखा है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि मानव इतिहास के एक विशेष मोड़ पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। यह राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन एवं वर्ग संघर्ष के अनिवार्य परिणाम है। तो कार्ल मार्क्स के निकटतम सहयोगी का मतलब ये हुआ कि जो फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स, इन दोनों के विचारों को लेकर मार्क्सवादी जो अवधारणा है वो सामने आई है। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो एंजल्स भी ये कहते हैं कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि जो राज्य है उसका निर्माण वर्ग विभाजन के लिए हुआ है, वर्ग संघर्ष के लिए हुआ है, ताकि लोग विभाजित हो जाए, वर्गों में विभाजित हो जाए। और ये लोग वर्गों को सिर्फ जो लोग हैं उनको सिर्फ दो ही वर्गों में विभाजित करते हैं, तो सर्वहारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग। सर्वहारा वर्ग जो लोग बहुत ज्यादा संख्या में और गरीब लोग हैं, और पूंजीपति वर्ग वो जो कम संख्या में, जिनके पास धनी व्यक्ति हैं और जो जिनकी संख्या भी कम है और उनके पास साधन बहुत ज्यादा है, तो उनको ये लोग पूंजीपति वर्ग कहते हैं। और इसीलिए ही कहते हैं कि वर्ग विभाजन हो रहा है और वर्ग संघर्ष होता है। जब जो लोग धनी व्यक्ति हैं, जो लोग पूंजीपति वर्ग है, जब वो जो गरीब लोग हैं और जो सर्वहारा वर्ग है उनका शोषण करेंगे, तो वर्ग संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। उन लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तो राज्य जो है वो वर्ग संघर्ष का साधन है। मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती चर्चवादी विचारों को आदर्शवादियों एवं व्यक्तिवादियों की राज्य संबंधी अवधारणाओं का खंडन किया। मार्क्स ने राज्य को अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था बताया। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही है इसमें भी। उसका मत है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया है, और ये शोषक वर्ग के हाथों में शोषित वर्ग के दमन एवं उत्पीड़न का साधन है। मतलब मार्क्सवादी मानते हैं कि एक कृत्रिम संस्था है जो लोगों ने ही बनाई है, ताकि कुछ लोगों ने बनाई है, जो जिनके पास जो धनी व्यक्ति है, जिनके पास आर्थिक साधन है, राजनीतिक साधन है, उन्होंने ही राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया है, और इसलिए ये कृत्रिम संस्था है। और जो धनी व्यक्ति है वो शोषक वर्ग है, उन्होंने गरीब लोगों का जो सर्वहारा वर्ग है उसका शोषण करने के लिए ये संस्था, राज्य नाम की संस्था का निर्माण किया है। और वो हर रोज दमन करते हैं, जो सर्वहारा वर्ग है उनका दमन करते हैं, उन पर उत्पीड़न करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो मार्क्स से राज्य संबंधी विचार, ये हम इस टॉपिक पर, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नीचे लिखा हुआ है इनका पहला, राज्य की उत्पत्ति। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में मार्क्सवादी को क्या विचार है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। मार्क्स के अनुसार आदिम साम्यवादी अवस्था में
निजी संपत्ति और राज्य का भी अस्तित्व नहीं था। तो मार्क्सवादी मानते हैं कि जब आदिम साम्यवादी व्यवस्था थी, उस वक्त ना तो निजी संपत्ति का कोई अस्तित्व था, ना ही राज्य नाम की संस्था थी। राज्य भी नहीं था और निजी संपत्ति भी नहीं थी। समाज से जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, उसके बाद निजी संपत्ति का उदय हुआ और निजी संपत्ति के साथ शक्तिशाली जो समाज के शक्तिशाली वर्ग है और संपत्तिशाली वर्ग है, उनका भी उदय हुआ और फिर उसके बाद राज्य नाम की संस्था का विकास होता गया, राज्य नाम की संस्था का निर्माण हुआ। तो मार्क्सवादी क्या मानते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मार्क्सवादी मानते हैं सबसे पहले जब आदिम व्यवस्था थी, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ थोड़ा और डीपली। आदिम व्यवस्था थी जब जब जो है राज्य नहीं था, ना ही राज्य था और ना ही निजी संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, समाज के विकास के साथ साथ निजी संपत्ति सामने आई, निजी संपत्ति का उदय हुआ। निजी संपत्ति का उदय हुआ तो समाज में संपत्तिशाली वर्ग का उदय हुआ। संपत्तिशाली वर्ग यानी कि धनी व्यक्ति, जो लोग संपत्तिशाली व्यक्ति धनी व्यक्ति हो गए और संपत्तिहीन व्यक्ति जो लोग गरीब व्यक्ति हो गए वो हो गए। जिनके पास संपत्ति नहीं है वो लोग गरीब हो गए, वो लोग सर्वहारा वर्ग हो गए। और जब दो वर्ग बन गए तो राज्य नाम की संस्था का उदय हुआ। जो संपत्तिशाली व्यक्ति हैं उन्होंने संपत्तिहीन व्यक्तियों पर जुल्म करने, शोषण करना शुरू कर दिया, उनका दमन करना शुरू कर दिया और इस तरह दो वर्गों में जो समाज था वो बढ़ गया। और फिर जब समाज दो वर्गों में बढ़ गया तो राज्य नाम की संस्था का उदय हुआ। मार्क्स समाज की अवस्था को दास प्रथात्मक युग कहता है। मतलब जब संपत्तिशाली व्यक्ति संपत्तिहीन व्यक्ति दो वर्गों में समाज बढ़ गया तो संपत्तिशाली व्यक्ति इन संपत्तिहीन व्यक्तियों से मतलब अपना काम करवाते थे, अपना दास बना लेते थे उन्हें इस तरह से। और कार्ल मार्क्स कहते हैं इस तरह से दास प्रथा का युग जो था वो शुरू होगा और इसी काल में राज्य की उत्पत्ति हुई। इस समाज में संपत्तिशाली स्वामी वर्ग अत्यधिक प्रभावशाली था, किंतु इनकी संख्या संपत्तिहीन और असंतुष्ट दास वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा कम थी। जो मैंने अभी बताया, जो संपत्तिशाली वर्ग होता है या फिर जो पूंजीपति वर्ग होता है उसकी संख्या बहुत कम होती है, जबकि जो दास वर्ग है या फिर हम कह सकते हैं संपत्तिहीन वर्ग या फिर सर्वहारा वर्ग, गरीब लोग जो होता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इस बात का डर जो स्वामी वर्ग या फिर संपत्तिशाली वर्ग था उनको इस बात का डर रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो ज्यादा लोग हैं, ये लोग ज्यादा हैं, जो लोग सर्वहारा वर्ग है, दास वर्ग है, वो ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हमारी संपत्तियों को अपने क्षेत्राधिकार में कर ले और हमारी संपत्तियों को हड़प ले। तो इसलिए उन्होंने उन लोगों पर शोषण करना शुरू कर दिया। जो संपत्तिशाली व्यक्ति थे उन्होंने संपत्तिहीन व्यक्तियों पर शोषण करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया तो अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने शोषण किया और फिर अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने कानून बनाया। शक्ति का सहारा वही शोषण करना शुरू कर दिया और फिर कानून बनाया, पुलिस बनाई, जेल बनाई, फौज बनाई, न्यायालय बनाए। ये सभी इन्होंने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए बनाया। और ये सभी कहाँ पर होते हैं? जेल, पुलिस, फौज, कानून, शक्ति, ये सब राज्य में देखने को मिलते हैं। तो जब इन सब चीजों का निर्माण हो गया, इन सारी संस्थाओं का निर्माण हो गया, तो राज्य का निर्माण खुद ब खुद ही हो गया। स्वामी वर्ग ने इन संस्थाओं की मदद से दास वर्ग पर अपना कठोर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार राज्य वर्ग संघर्ष से उत्पन्न संस्था बन गई या फिर संस्था का निर्माण हो गया। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब राज्य की प्रकृति, तो मार्क्स के अनुसार राज्य अपनी प्रकृति से एक वर्गीय संस्था है। जो वर्गीय संस्था है, ये मार्क्स हमेशा कहता है कि राज्य जो एक वर्गीय संस्था है जो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक शोषक वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। शोषक वर्ग को हम पूंजीपति वर्ग कह सकते हैं और शोषित वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग कह सकते हैं। जो पूंजीपति वर्ग है या फिर शोषक वर्ग है, वो शोषित वर्ग पर या फिर सर्वहारा वर्ग पर दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। और राज्य एक प्रभु सत्ता वास्तव में शोषक वर्ग के ही प्रभु सत्ता होती है। मतलब जो राज्य की सत्ता होती है वो शोषक वर्ग के हाथ में होती है, पूंजीपति वर्ग के हाथ में होती है और वो लोगों का शोषण करते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने हितों की वृद्धि करने के लिए। जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, उनका शोषण करते हैं। इस प्रकार मार्क्स ने आदर्शवादियों की इस अवधारणा का विरोध करता है कि राज्य अपनी प्रकृति से एक नैतिक संस्था है। आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य नैतिक संस्था है, जबकि मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है जो व्यक्तियों ने बनाई है। और इसका इन्होंने अच्छी तरह से उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया, अपना एक्सप्लेन किया, बताया कि किस तरह से राज्य कृत्रिम संस्था है। अब राज्य का उद्देश्य, इनके राज्य का उद्देश्य क्या होता है? मार्क्स के अनुसार राज्य का उद्देश्य उस वर्ग के हितों की रक्षा एवं वृद्धि करना होता है जिसका उत्पादन के संसाधनों पर अधिकार होता है। उत्पादन के संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? साधनों पर किसका अधिकार होगा? जो व्यक्ति धनी व्यक्ति होंगे, जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, जिनके पास आर्थिक साधन होंगे, तो उन्हीं के पास उत्पादन के साधन होंगे। और जो राज्य है वो उन्हीं के जो हित होते हैं उनकी रक्षा करता है और यही राज्य का उद्देश्य होता है। ये मार्क्सवादी मानते हैं।
ये जो मार्क्सवादी मानते हैं कि जो राज्य है वो हमेशा से उत्पादन के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है उनकी रक्षा करता है, उनकी वृद्धि करने के बारे में सोचता है। अतीत में राज्य की सत्ता पर अल्पसंख्यक शोषक वर्ग का अधिकार रहा है और राज्य में इस वर्ग ने हितों की रक्षा का ही काम किया है। मतलब ये बताते हैं कि कम लोग जो होते हैं उनका अधिकार राज्य पर रहा है और उन्होंने राज्य अपनी रक्षा के लिए और अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य का इस्तेमाल किया है। लेकिन भविष्य में समाजवादी राज्य की स्थापना होगी और राज्य की सत्ता पर बहुसंख्यक मजदूर वर्ग का अधिकार होगा। तो जो मार्क्सवादी है वो यही कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है उसको आगे आना चाहिए और तख्ता पलट कर देना चाहिए और अपना राज स्थापित कर लेना चाहिए, समाजवादी राज्य की स्थापना कर लेनी चाहिए और जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसको सत्ता में से उखाड़ फेंकना चाहिए और अपना शासन स्थापित कर लेना चाहिए। तो ये मार्क्सवादी मानते हैं। तो उसमें यही बता रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ पूंजीपतियों का राज था राज्य पर, लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है जब सर्वहारा वर्ग का, मजदूर वर्ग का, शोषित वर्ग का अधिकार होगा राज्य पर और राज्य का उद्देश्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करना बन जाएगा। इस प्रकार राज्य संपूर्ण समाज के सामान्य कल्याण की संस्था कभी नहीं होता। अब समाज की अवस्था अनुसार राज्य की अवस्था, मतलब समाज की अवस्था के अनुसार राज्य की क्या अवस्था है। मार्क्स के अनुसार इतिहास के किसी भी युग में पाई जाने वाली राज्य व्यवस्था अपने सामाजिक अवस्था के सापेक्ष होती है। समाज की किसी भी प्रकार की अवस्था में पाई जाने वाली भौतिक व आर्थिक परिस्थितियां विशिष्ट प्रकार की होती हैं और उनके संदर्भ में ही उस समाज में शोषक वर्ग के विशिष्ट हित होते हैं। मतलब किसी भी समाज की कोई व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में पाई जाने वाली जो भौतिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं वो खास प्रकार की होती है और उसी के अनुसार जो शोषक वर्ग है उसके पास विशिष्ट हित होते हैं और वो अपने विशिष्ट हितों की रक्षा करता है। शोषक वर्ग स्वामी हो सकते हैं, स्वामी कह सकते हैं, हम सामंत कह सकते हैं, पूंजीपति कह सकते हैं। तो वो अपने विशिष्ट हितों की रक्षा करता है। अपने इन विशिष्ट हितों को ध्यान में रखते हुए ही उस समाज का शोषक वर्ग शासन प्रणाली के रूप, संविधान, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो राज्य का या फिर समाज का जो रूप होता है, संविधान होता है और सिद्धांत होते हैं, न्याय होता है, दंड प्रणाली या फिर अधिकार होते हैं, अधिकारों की व्यवस्था होती है, वो शोषक वर्ग अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बनाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जब शोषक वर्ग के हाथ में संस्था होगी तो वो अपने हितों को ही तो ध्यान में रख के बनाएगा। कोई भी अगर उसको कानून बनाना होगा, निर्णय लेना होगा, तो वो अपने हितों को ध्यान में रखकर बनाएगा, ना कि जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनके हितों को थोड़ी ना ध्यान में रखेगा। हर कोई पहले अपने बारे में सोचता है। तो मार्क्सवादी यही मानते हैं कि जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, वो अपने हितों को ध्यान में रखकर न्याय करता है, दंड प्रणाली होती है उसकी, कानून बनाता है, शासन प्रणाली, ये सब उसके हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। भविष्य में आने वाली समाजवादी व्यवस्था भी इस नियम का अपवाद नहीं होगी। मतलब भविष्य में आने वाली जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें इस तरह का जो एक तरह से हम कह सकते हैं भेदभाव होता है वो नहीं होगा, ये मार्क्सवादी मानते हैं। राज्य विहीन समाज का उदय। मार्क्सवादी के अनुसार राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। मार्क्सवादी, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य कृत्रिम संस्था है, राज्य को बनाया गया है और इसलिए ये मानते हैं कि राज्य एक स्थायी संस्था नहीं है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया कि मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य एक दिन खत्म हो जाएगा। राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं मार्क्सवादी। तो मार्क्सवादी यही मानते हैं कि राज्य एक दिन खत्म हो जाएगा, तो इसलिए वो राज्य को स्थायी संस्था नहीं मानते। मार्क्सवादी मानते हैं कि जब मजदूर वर्ग है वो जाग जाएंगे और जब उनका शासन हो जाएगा, मजदूर वर्ग तख्ता पलट कर देंगे पूंजीपति शासन को, और जब वो अपना शासन स्थापित कर लेंगे, उनके पास अधिकार आ जाएंगे, आर्थिक अधिकार आ जाएंगे, राजनीतिक अधिकार आ जाएंगे, तो राज्य नाम की संस्था का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। जिन भौतिक परिस्थितियों के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई और उसका अस्तित्व बना हुआ है, उसका अंत भी सुनिश्चित है। समाजवादी अवस्था में राज्य क्रमशः क्षीण होता चला जाएगा, पहले निजी संपत्ति की संस्था का अंत होगा। ये कहते हैं कि सबसे पहले निजी संपत्ति खत्म होगी, समाजवादी व्यवस्था जब आएगी तो राज्य की जो नाम की संस्था है वो खत्म होती धीरे धीरे खत्म होगी। सबसे पहले निजी जो संपत्ति है, निजी संपत्ति की जो संस्थाएं हैं वो खत्म होंगी, उसके बाद वर्ग विहीन समाज खत्म होगा और कोई वर्ग संघर्ष भी नहीं रहेगा। जब वर्ग ही नहीं होगा समाज में तो संघर्ष भी नहीं होगा वर्गों के बीच, और वर्गों के बीच संघर्ष नहीं होगा तो राज्य नाम की जो संस्था है उसका जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राज्य नाम की संस्था का जो मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य क्या है, मार्क्सवादी राज्य को सिर्फ इस आधार पर मानते हैं कि राज्य में पुलिस होती है, कानून होता है और जेल होती है
इन सभी संस्थाओं को जो मार्क्सवादी मानते हैं कि ये सारी संस्थाएं जहाँ पर होती हैं उसी को ही राज्य कहते हैं। तो जब वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग नहीं होंगे और राज्य की जो समाजवादी व्यवस्था आ जाएगी, निजी संपत्ति नहीं होगी, तो ये जो राज्य नाम की संस्था है ये भी खत्म हो जाएगी, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी और फिर ये खत्म हो जाएगी। ये अवस्था समाज की साम्यवादी अवस्था होगी। समाजवादी अवस्था के बाद साम्यवादी अवस्था की कल्पना करते हैं मार्क्सवादी, और फिर वो कहते हैं कि ये जो अवस्था होगी, जब राज्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो ये हमारी साम्यवादी अवस्था कहलाएगी। इस तरह साम्यवादी समाज एक संक्रमणकारी समाज होगा जो क्रमशः साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगा। जो समाजवादी सिद्धांत होगा वो साम्यवादी सिद्धांत समाजवादी जो समाज होगा वो साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगा। यह समाज की राज्यविहीन एवं वर्गहीन अवस्था होगी। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ये फिनिश हो जाता है। दो सिद्धांत हमने कवर कर लिए। राज्य के जो सिद्धांत थे, पहला था उदारवादी, दूसरा था मार्क्सवादी। उदारवादी हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, इस वीडियो में हमने मार्क्सवादी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा रह जाता है पुरातन सिद्धांत। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।